नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1947 में जो पाकिस्तान बना वो सिर्फ 24 साल में ही क्यों टूट गया। हाँ, और कैसे बांग्लादेश का जन्म हुआ। मतलब 1971 का जो भारत पाक युद्ध था उसकी जड़ें कहाँ थी, है ना? बिल्कुल। तो शुरुआत तो 1947 के पार्टीशन से ही करनी होगी। हाँ, वहीं से पाकिस्तान बना, लेकिन जियोग्राफिकली मतलब दो बिल्कुल अलग हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और उनके बीच में कोई 2000 किलोमीटर भारत की जमीन थी। एग्जैक्टली और ये सिर्फ जियोग्राफिकल दूरी नहीं थी, कल्चर, भाषा, पहचान, सब कुछ बहुत अलग था। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोली जाती थी ज्यादातर, और वेस्ट में पंजाबी और उर्दू का दबदबा था। तो ये लिंग्विस्टिक और कल्चरल खाई बहुत गहरी थी। और एक अजीब बात यह भी थी कि ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज्यादा थी। मतलब वो पॉपुलेशन के हिसाब से मेजॉरिटी थे तो मेजॉरिटी, लेकिन उन्हें महसूस हमेशा यही कराया गया कि वो सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं, कि देश तो वेस्ट पाकिस्तान के पंजाबी और उर्दू बोलने वाली इलीट्स ही चला रहे हैं। ये तो एक बुनियादी टकराव की स्थिति हो गई शुरू से ही। बिल्कुल। और पहला बड़ा टकराव इसी बात पर हुआ, भाषा को लेकर 1952 में। 1952 में क्या हुआ था? तब पाकिस्तान सरकार ने उर्दू को अकेली नेशनल लैंग्वेज मतलब राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान में तो सब बांग्ला बोलते थे, तो वहां रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन बहुत जबरदस्त था। हाँ। खासकर ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत कड़ा विरोध किया। उन्हें लगा ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं, उनकी पूरी पहचान को दबाने की कोशिश है। और फिर वो दुखद घटना हुई थी शायद 21 फरवरी वाली। हाँ, 21 फरवरी 1952 को पुलिस ने गोलियां चला दी प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर। कई मारे गए। वो दिन मतलब ईस्ट पाकिस्तान की चेतना में बस गया। और शायद इसीलिए आज हम इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं, इसी दिन की याद में। बिल्कुल सही। ये घटना इतनी बड़ी थी, ये भाषाई दमन का प्रतीक बन गई। तो भाषा के बाद क्या राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे भी थे? हाँ बिल्कुल, ये हाई चौड़ी होती गई। 1958 में जब जनरल अयूब खान का मिलिट्री शासन आया तो ईस्ट पाकिस्तान में ये भावना और घर कर गई कि सारा डेवलपमेंट, सारी पावर वो वेस्ट पाकिस्तान में ही सेंटर्ड है। क्या ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात थी या सच में ऐसा था? मतलब इकोनॉमिक रीजंस थे इसके पीछे? नहीं, ठोस कारण थे। देखिए, देश की जो एक्सपोर्ट अर्निंग्स थी, खासकर जूट से, उसका बहुत बड़ा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान से आता था। अच्छा। लेकिन जब सरकारी खर्च की बात आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, नौकरियों की, तो ज्यादातर पैसा वेस्ट पाकिस्तान में लगता था। तो मतलब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ये लगने लगा कि उनके ही पैसे से वेस्ट पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगा कि वो एक तरह की कॉलोनी बनकर रह गए हैं, उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ये असंतोष तो बढ़ता ही जा रहा होगा फिर। तो 1970 का जो जनरल इलेक्शन था वो एक बड़ा मोड़ साबित हुआ होगा। हाँ, वो बिल्कुल एक डिसाइसिव मोड़ था। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी अवामी लीग बहुत पॉपुलर हो चुके थे। उनकी मेन डिमांड क्या थी? उनकी मुख्य मांग थी ईस्ट पाकिस्तान के लिए ज्यादा अधिकार, ज्यादा ऑटोनॉमी। तो चुनाव हुए और नतीजा चौंकाने वाला था। क्या हुआ? अवामी लीग ने नेशनल पार्लियामेंट की 300 में से 160 सीटें जीत लीं, मतलब क्लियर मेजॉरिटी। 160? अरे, इसका मतलब तो साफ था कि शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था। डेमोक्रेटिकली तो यही होता है। हाँ, तार्किक रूप से और लोकतांत्रिक रूप से तो यही होना था। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप थी, खासकर जनरल याहिया खान, वो तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। वो इस नतीजे को मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने अवामी लीग को सत्ता सौंपने से साफ इनकार कर दिया। और पार्लियामेंट का सेशन भी रद्द कर दिया था शायद। हाँ, उन्होंने नेशनल पार्लियामेंट का सेशन ही अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दिया। बाप रे, ये तो सीधा सीधा डेमोक्रेटिक मैंडेट को नकारना हो गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को कैसा लगा होगा? उनके लिए ये बहुत बड़ा बिट्रेयल था, एक धोखा। उन्हें लगा कि चुनाव जीतने के बाद भी उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो फिर क्या हुआ? आंदोलन शुरू हो गए होंगे। हाँ, जबरदस्त जन आंदोलन शुरू हो गया। सड़कों पे लोग उतर आए। जय बंगला यानी बंगाल की जय, ये नारा गूंजने लगा। और वो गाना भी टैगोर का लिखा हुआ। हाँ, अमार सुनार बंगला अमी तुम्हारे भालोबाशी, मेरा सोने का बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये गीत आंदोलन का एंथम बन गया। मतलब माहौल अब सिर्फ विरोध का नहीं, टकराव का बन रहा था। तो स्थिति शांतिपूर्ण विरोध से आगे बढ़ रही थी। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे भाषा, कल्चर पर हमला, फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और आखिर में डेमोक्रेटिक अधिकारों से इनकार
इन सब ने मिलकर ईस्ट पाकिस्तान को उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी मुश्किल थी। हाँ, एक बहुत ही विस्फोटक, एक वॉलेटाइल सिचुएशन तैयार हो चुकी थी। बिल्कुल। तो हमारी आज की ये बातचीत यहीं रुकती है, उस पॉइंट पर जहां टकराव लगभग तय लग रहा है। अब आगे क्या हुआ, वेस्ट पाकिस्तान का क्या जवाब था, वो जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट कहते हैं। हाँ, और फिर वो भयानक रेफ्यूजी क्राइसिस कैसे शुरू हुआ और इस सब में भारत की भूमिका क्या रही, इन सब पर हम बात करेंगे अगली बार। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि इतिहास का ये अध्याय हमें क्या सिखाता है कि जब किसी समूह की पहचान, भाषा और लोकतांत्रिक इच्छाओं को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, दबाया जाता है, तो उसके नतीजे कितने गहरे और विभाजनकारी हो सकते हैं।